हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। जिन्होंने लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। तो आज हमारा टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों में डाइवर्सिटी को लेकर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, ठीक है ना। तो फिर इंडिया तो एक बहुत बड़ा देश है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं डाइवर्सिटी को लेकर तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। इसमें लैंग्वेज का डाइवर्सिफिकेशन है, रिलीजन्स का है, रीजन्स का है, कास्ट, क्रीड, कल्चर, बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हैं। तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ के बावजूद पावर शेयरिंग कैसे किया जाता है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलो शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इंडिया बहुत सा वर्षों पहले गुलामी के बाद एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में इमर्ज हुआ, ठीक है ना। और ये हम सभी जानते हैं कि आज़ादी काफ़ी खून पसीने के बाद हमको मिली। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो देश का एक हिस्सा बन गए और कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया। यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया मतलब बहुत सारे स्टेट्स जब मिलकर इकट्ठा हो गए तो यूनियन हो गया। यूनियन हो गया तो उसके बाद यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है ना बच्चों। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो इसमें गवर्नमेंट के 2 लेवल्स के बारे में ही मेंशन किया गया था, ठीक है। पहला था सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन एज इंडिया इज़ अ डाइवर्सिफाइड कंट्री सच चेंजेस हैज़ टू बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और बाद में एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया जिसको बोला गया लोकल गवर्नमेंट या लोकल लेवल पर, विच कॉन्स्टिट्यूट्स पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। इन सभी लेवल्स के बारे में पास अपना पावर होता है या पावर है और एरिया ऑफ कंट्रोल भी है, ठीक है ना बच्चों। तो अपार्ट फ्रॉम दिस आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड 3 लिस्ट। अब लिस्ट वो वाली लिस्ट नहीं, मार्क लिस्ट, हिंदी की लिस्ट, इंग्लिश की लिस्ट, मैथ्स की लिस्ट, ठीक है ना। तो ये वो वाली लिस्ट नहीं है, ये हमारे देश की लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है, पहले नाम सुनते हैं। फर्स्ट जो है वो यूनियन लिस्ट है, सेकंड जो है स्टेट लिस्ट और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर। चलो अब इस लिस्ट में होता क्या क्या है ये देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। यूनियन लिस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स दो सब्जेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू होल नेशन, पूरा देश का, ठीक है। जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया। इस बारे में यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है या डील करती है। क्लियर। अब सेकंड पर हम आ जाते हैं, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या क्या होता है। दिस इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस, स्टेट का और लोकल इम्पोर्टेंस का। अब जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, इन सब के बारे में स्टेट का ही रोल रहता है और वो ही रूल बनाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पुलिस। अब सपोज़ फॉर इंस्टेंस पुलिस जो है वो प्रॉब्लम जो है वो यूपी में हो गई, ठीक है। अब यूपी में प्रॉब्लम हुई तो वहाँ एमपी के लोग या दूसरे महाराष्ट्र के लोग जाके तो उनके लिए रूल्स नहीं बनाएंगे ना। तो इसीलिए वहाँ के हिसाब से उनका पुलिस जो है वो एडमिनिस्टर करेगा या कंट्रोल करेगा। उसी तरह से सपोज़ फॉर इंस्टेंस एक देश, एक स्टेट है, ठीक है। सपोज़ फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। वहाँ की फिजियोग्राफिक डिवीज़न अलग है, वहाँ का रिलीफ अलग है, तो उसके हिसाब से ही चीज़ें उगाई जाएंगी, है ना। उसका सॉइल क्या है, क्या चीज़ें हैं वहाँ की, टोपोग्राफी क्या है, उसके हिसाब से ही, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वहाँ पर फार्मर्स जो हैं वो काम करेंगे, ठीक है। अब दूसरा स्टेट तो जाके उसमें वो नहीं कर सकता इंटरफेयर कि नहीं आपके यहाँ तो ऐसा होना चाहिए। तो अलग अलग अपने अपने स्टेट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें उस स्टेट की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब थर्ड लिस्ट जो है वो है
कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट क्या होता है? जो कि कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, बोथ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अब भाई इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया। ठीक है, ये लिस्ट जो है वो दोनों गवर्नमेंट के ही रूल्स और लॉज बनाती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब होता क्या है बच्चों कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट the law which is made by the central government will be important and will be getting priority। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी इस बारे में उसी को ही प्रायोरिटाइज किया जाएगा, या उसी को ही माननीय माना जाएगा, या उसको ही माना जाएगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आ गया समझ में? पर अब उन सब्जेक्ट्स का क्या जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है? ठीक है ना। हु विल मेक द लॉस? जैसे कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, स्पेस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। ये तो भाई इंडिपेंडेंस के बाद आए ना हमारे पास तो उस वक्त थे नहीं जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था हमारा। तो इंडिपेंडेंस के बाद आया, स्पेस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, कंप्यूटर्स हो गए। तो जैसे जैसे हम डेवलप करते गए हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। तो भाई इन लॉस का क्या है? इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होंगे? तो इनको सबसे पहले जानते हैं क्या बोला जाता है। इसको रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स बोला जाता है, जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं आते हैं और उन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन पर लॉज बना सकती है। ठीक है, आ गया समझ? चलो अब देखते हैं कि ये आता है कि अब देखने में ये आता है कि ऑल स्टेट्स इन इंडिया डज नॉट हैव इक्वल पावर। ठीक है, सभी स्टेट्स के पास जो है वो इक्वल पावर्स नहीं है, सेम पावर नहीं है। अब क्या है इसका रीज़न? सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस। कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिज़ोरम। दे एंजॉय स्पेशल स्टेटस। इनके पास स्पेशल पावर है जो उनके सिचुएशन को ध्यान में रखकर दी गई है, ताकि उनका लैंड राइट जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि इंडिजिनस पीपल हुए हैं ये, इसीलिए उनके लैंड को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो निगलेक्टेड फील नहीं करे, जैसे कि हम पिछले उसमें देख के आए हैं कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, और उनका कल्चर जो है वो भी प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गवर्नमेंट के लिए। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि इनको भी ध्यान में रखा जाए। और सबसे बड़ी बात जो है, इसलिए कोई दूसरे स्टेट का व्यक्ति कैन नॉट बाय लैंड ऑन दिस लैंड परमानेंटली। कोई नहीं ज़मीन खरीद सकता है हमेशा के लिए। अब ये तो स्टेट्स के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ पर। अब इंडिया में यूनियन टेरिटरीज़ हो गए 8। अब इनका यूटी ही क्यों बनाया गया भाई? यूनियन टेरिटरीज़ ही क्यों बनाया गया इनको? स्टेट्स क्यों नहीं? अब कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कि बहुत छोटे हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स का रूप देने के लिए। ऑल्सो इनको दूसरे एग्जिस्टिंग स्टेट्स में भी मर्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अदर रीजंस इनके सिचुएशन या लोकेशन हो गया, कल्चर हो गया, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से इनको यूटी ही बनाया गया है, यूनियन टेरिटरी ही बनाया गया है। जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इनको यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं। इनके पास स्टेट जैसे पावर्स नहीं होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स होते हैं इनको रन करने के लिए। ठीक है, अब शेयरिंग ऑफ पावर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुई। इनमें चेंजेस नहीं किया जा सकता है आसानी से बच्चों, यहाँ तक कि पार्लियामेंट भी इन्हें चेंज नहीं कर सकता है। अगर कोई चेंजेस करना भी होता है तो उसे दोनों हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस के द्वारा पास करना होता है, वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ। फिर उसे अप्रूवल भी लेना होता है बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। टोटल स्टेट लेजिस्लेचर से भी अप्रूवल लेना होता है। अब इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट
Then judiciary, as we already know, judiciary has an important role to play, that is High Court and Supreme Court. अब यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होते हैं कि किस तरह से टैक्स लेवी किया कर सके गवर्नमेंट को रन करने के लिए। भाई देश तो चलाना है, और पैसा कौन दे रहा है देश चलाने के लिए? हम ही तो दे रहे हैं पैसा, ठीक है। कैसे दे रहे हैं? टैक्स के द्वारा। हम टैक्स पे कर रहे हैं और उससे टैक्स से गवर्नमेंट जो है वो रन हो रही है और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेयर कर रही है, या अपना हमारा गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली रन कर सके, इसीलिए वो टैक्स लेवी करती है हमारे ऊपर। क्लियर बच्चों? तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप सबको आ गया है समझ में अच्छी तरह से। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए एक्सेल एक्सप्रेस के साथ। हैप्पी लर्निंग।